हेलो बच्चों, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश शर्मा आपको क्लास 11th की फ़िज़िक्स की सेकेंड यूनिट जो पढ़ाया था उसी के आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम लोग लेके चल रहे थे किसको? मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन मीन्स यूनिट एंड मेजरमेंट। आपके भौतिक विज्ञान के, आप और नीचे लिखें भाई, नहीं तो नहीं दिख रहा होगा। आपके भौतिक विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। ठीक है, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन को कहते हैं, मात्रक को कहते हैं यूनिट एंड मापन को कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था। भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है? ये 7 प्रकार की होती हैं, ये सब पढ़े थे। उसके बाद में अब हम लोगों को पढ़ना था मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इस पर हम लोगों ने एक सवाल भी लगाया था, बता दिए थे आपको। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, वही जो मूल राशियाँ जैसे पढ़े थे, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा जिनका किसी अन्य मात्रकों से कोई लेना देना नहीं होता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। आपकी मूल राशियाँ 7 होती हैं, जानते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन राशियों का जो मात्रक है वही क्या कहलाया? मूल मात्रक कहलाया। जैसे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, लंबाई मीन्स लेंथ, जानते ही हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ये आपका लंबाई। फंडामेंटल क्वांटिटीज मीन्स मूल राशियाँ, मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किग्रा। समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। जब डिग्री सेंटीग्रेड में या अंश सेल्सियस में 273 को हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन। फिर आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक जानते हैं, एम्पियर। फिर आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ज्योति तीव्रता के बाद में हम पढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को की यूनिट होती है मोल। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसी प्रकार आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से या दो से अधिक मूल मात्रक एक साथ मिल जाए, वही हो जाता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे कहा जाए, उस दिन हमने बताया था व्युत्पन्न राशियों में चाल की बात की थी। चाल बराबर हम लोग पढ़े थे दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर है। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। तो ये क्या बन गया इसका मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल व्युत्पन्न राशि हुई और मीटर प्रति सेकेंड व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो इन 7 के अलावा जो भी हम पढ़ेंगे
वो सब व्युत्पन्न राशियाँ ही होंगी या व्युत्पन्न मात्रक ही होंगे। इसके अंतर्गत मात्रक एवं मापन में मात्रकों की प्रणाली हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि FPS पद्धति क्या है, CGS पद्धति क्या है, MKS पद्धति क्या है। जितने भी हम मात्रक को रखेंगे सब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में रखेंगे। जैसे हमने बताया था उस दिन कि FPS मीन्स ये जिनेवा में, फ्रांस एक देश है, वहाँ जहाँ जिनेवा में सभी वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यही नाप तौल और माप के विषय में चर्चाएं की गई। तो सबसे पहले हुआ क्या, FPS सिस्टम, FPS प्रणाली या पद्धति। FPS सिस्टम में ये कहा गया कि यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए लेंथ, लंबाई, ये दिया गया द्रव्यमान और यहाँ दिया गया समय। तो FPS प्रणाली में लंबाई को मापा गया किस में, फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा गया। लेकिन इससे इस माप तौल से बड़ी सुविधा होने लगी थी, तो इसको और मॉडिफाई किया गया और बनाया गया क्या, CGS। इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। फिर आया CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ जो थी, लंबाई जो थी, उसको मापा गया किसमें, C फॉर सेंटीमीटर, द्रव्यमान को मापा गया ग्राम में और समय को मानक मात्रक सेकंड ही रखा गया। क्लियर है। फिर आया MKS सिस्टम, ये फ्रांस वालों ने दिया था इसलिए इसे फ्रांसीसी सिस्टम भी कहते हैं। फिर आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लंबाई को मापा गया मीटर में, द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में, केजी में और समय का मानक मात्रक सेकंड ही रहा। अब हम लोग जो पढ़ते हैं, चाहे यहाँ पढ़ें, चाहे अमेरिका पढ़ें, चाहे ऑस्ट्रेलिया पढ़ें, किसी भी देश में, इसी में हम लोग पूरी भौतिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय, इसी को हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पढ़े होंगे। जैसे पढ़े होंगे कक्षा 8 में, 9 में, 10 में कि दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेशर को डिस्कवर किया था। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका SI प्रणाली में मात्रक पास्कल होता है। और नहीं तो MKS में पढ़ेंगे तो क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये आपका दाब का MKS प्रणाली मात्रक है। और या फिर SI प्रणाली में हम क्या कहते हैं, पास्कल। बल को ही ले लो, बल का SI प्रणाली मात्रक न्यूटन जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक जो थे, जो बल की खोज करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे, वो भी आप जानते होंगे और वो भी बताया जाएगा आपको। वैसे F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है MKS पद्धति में। SI प्रणाली में उसको कहा जाता है न्यूटन। जैसे कार्य को ले लीजिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की, विस्थापित मतलब हटा देने की, बल द्वारा हटाया गया, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं W फॉर वर्क। इसका मात्रक SI प्रणाली में क्या होता है, जूल होता है। CGS प्रणाली में अर्ग होता है। जैसे बल का CGS प्रणाली में क्या होता है, डाइन होता है।
तो ऐसे सीजस में अर्ग होता है। अब हम जानते हैं W बराबर एफ इंटू एस या एफ इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल जानते हैं न्यूटन, विस्थापन जानते हैं मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर एम के एस प्रणाली में वो मात्रक होगी। तो मात्रकों का इस तरह से समायोजन हुआ था, ये तो जानते ही हैं आप लोग। इसके बाद में देखिए इसी चैप्टर में आप लोगों को ये पढ़ना था, उसके बाद में मात्रक एवं मापन में हम त्रुटि विश्लेषण पढ़ेंगे और बीमी विश्लेषण पढ़ेंगे। त्रुटि विश्लेषण के विषय में बात करें तो अब हम चलते हैं किस पर, त्रुटि पर। देखो बच्चों, नोट्स बनाते चलिए, जो मैं यहाँ लिखवाऊंगा उसको आप वीडियो रोक के उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे। चलो भाई पढ़ते हैं हम लोग त्रुटि। त्रुटि मीन्स एरर। त्रुटि के विषय में आपको बता दें कि ये आपके एग्ज़ाम में कोई परिभाषा नहीं आने वाला है। जो भी होना होगा इस त्रुटि का एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है और बहुत अच्छी न्यूमेरिकल होती है। और त्रुटि विश्लेषण या त्रुटि पढ़ने में बड़ा उबाऊ लगता है, लेकिन ऐसा इसको पढ़ा जाए कि मज़ा आ जाए। फिर त्रुटि को ऐसा पढ़ा जाए कि मज़ा आ जाए और तुरंत बिल्कुल आपके दिमाग में ये पूरी तरह से घर बना ले और फिर ये भूले। तो त्रुटि के विषय में बात करेंगे। त्रुटि जैसा जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, मापन का विज्ञान है। भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, मापन का विज्ञान ही क्या है, भौतिक विज्ञान है। त्रुटि एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग सब लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। मापन क्या होता है, जो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में हम लोग प्रयोग करते हैं, मापते हैं, वही क्या होता है, मापन। तो भाई त्रुटि हमको कैसे पता चलेगा कि त्रुटि है क्या। जैसे कहा जाए कि इसकी लंबाई माप करके या नाप करके आप लोग बताइए। 4 लोगों को हमने एक साथ खड़ा कर दिया और सबको कहा मापिए, तो आप कैसे मापेंगे, स्केल लेंगे। अब स्केल से इसको नापेंगे आप लोग। अगर मान लीजिए जो नाप रहे हैं इसको नापते समय सबका अलग अलग आ गया, कोई कहा सर ये 3.2 है, कोई कहा ये 3.4 है, कोई कहा ये 3.3 है, और एक्चुअल में ये 3.6 था। एक्चुअल में इसकी माप जो थी वो 3.6 थी। लेकिन आप लोगों ने जो माप किया प्रयोगशाला में या प्रयोग किया, उसमें किसी का 3.4 आया, किसी का 3.2 आया, किसी का 3.5 आया, और वो एक्चुअल मीन्स वास्तविक। तो त्रुटि का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रयोग किया, प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान, या वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान मीन्स त्रुटि। प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंतर को ही त्रुटि कहा जाता है। वास्तविक मान या प्रायोगिक मान के अंतर को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्रुटि मीन्स एरर। प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मतलब जो हम प्रैक्टिकल के द्वारा जो मान हमने निकाला है वो आपका प्रयोग से निकाला गया मान प्रायोगिक मान। वास्तविक मान जो उसका एक्चुअल में वैल्यू थी। अभी हमने बताया कि इसकी लंबाई आपको दिया गया प्रयोगशाला में कि बताइए, तो आप स्केल लेके बताए कि सर ये 3.5 है, कोई कहा सर ये 3.4 है, कोई कहा ये 3.2 है, कोई कहा ये 3.3 है। एक्चुअल में वास्तव में इसका मान कितना था, 3.6 था। तो अब कई लोग मान निकाल लिए और वास्तविक मान। अब सपोज करिए कि हमको ये भी नहीं पता कि इसका वास्तविक मान 3.6 था या 3.2 था, एक्चुअल में नहीं पता था हमको।
मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं। पहले तो ये जानी त्रुटि क्या है, आप बताएंगे कि प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान में जो अंतर होता है वही त्रुटि कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कहा गया इसी की लंबाई पता करने के लिए, किसी ने कहा ये 3.2 है, किसी ने कहा है 3.3 है, किसी ने कहा है 3.4 है, किसी ने कहा है 3.1 है। इस तरह से 4 लोगों ने कर लिया। अब हमको इसका वास्तविक मान नहीं पता है और त्रुटि बतानी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि औसत मान, औसत जानते हैं ना, औसत क्या होता है, दिए गए अंकों का कुल योग बटे कुल अंकों की संख्या। तो दिए गए अंकों का कुल योग, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है औसत मान। पता चेक करते हैं इसका कि क्या होगा। अगर हम इसको वास्तविक मान पता करें तो सबको जोड़ दो, 3.2, 3.3, 3.4 प्लस 3.1 बटे कितनी संख्या, 1 2 3 4। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया बताओ, 2 3 5 4 9 और 1 10। भाई 1 4 5 3 8 2 10, 0 कैरी 1, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, 13 बटे 4। इसको ज़रा काटिए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, दशमलव लगाइए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3.25 इसका आ रहा है एक्चुअल में वैल्यू 3.25 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए इसका एक्चुअल में 3.2 सेंटीमीटर दिया। अब हमको वास्तविक मान इसका पता चल गया 3.25 सेंटीमीटर। तो त्रुटि निकालनी है हमको। इसके लिए त्रुटि अगर निकालते हैं तो क्या, प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। तो चाहे प्रायोगिक मान पहले लिखिए बाद में वास्तविक मान, हमेशा बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को ही घटाएंगे। तो बड़े में से छोटे को घटाइए तो 3.25 यहाँ लिखेंगे, त्रुटि बराबर 3.25 माइनस 3.2 बराबर कितना हो गया। अब 3.25 में 3.2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.05, यही होगा। 5 में से भाई देखिए घटाइए, ये बन गया 3.20। अब 0 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 0.5, 3.25 था, 3.20 था, 0.5 सेंटीमीटर का क्या आ गया इसमें, त्रुटि। ऐसे इसके लिए निकाल लेंगे, ऐसे इसके लिए निकालेंगे, ऐसे इसके लिए निकालेंगे, जो मान आता जाएगा वो त्रुटि होगा। ये तो बात थी ऐसे ही समझाने के लिए, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसका, घबराइए नहीं, बड़ा ही आसान होता है। तो त्रुटि क्या है आप ये जानेंगे कि प्रायोगिक मान या प्रयोगात्मक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, या वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि के विषय में ये जानिए कि त्रुटि कितने प्रकार का होता है। तो त्रुटि 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। त्रुटि 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि। ये इसका पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि। पहला क्रमबद्ध त्रुटि मीन्स सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर क्रमबद्ध त्रुटि होती हैं। त्रुटि 3 प्रकार की होती हैं। पहले आप लिखेंगे, कोई बताना हो तो आप बताएंगे कि त्रुटि क्या है, तो आप बताएंगे कि त्रुटि भौतिक विज्ञान में जो प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है।
त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले होता है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, बड़ा ही अजीब नाम है इसका, यादृच्छिक त्रुटि। रैंडम एरर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भाई रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा होता है आपका क्या? स्थूल या गंभीर त्रुटि, स्थूल या बड़ा गंभीर रहता है ये, गंभीर त्रुटि, स्थूल या गंभीर त्रुटि। पहला हम जानते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध मीन सिस्टमैटिक एरर, यादृच्छिक त्रुटि रैंडम एरर, स्थूल या गंभीर त्रुटि मीन्स स्थूल या गंभीर त्रुटि मतलब ग्रॉस एरर, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। जो हम लोग पढ़ते हैं इनमें, इन तीनों में से केवल एक ही पढ़ा जाता है। ये यादृच्छिक त्रुटि, स्थूल या गंभीर त्रुटि नहीं पढ़ा जाता है ना, पढ़ा जाता है आगे, अभी तो आप में नहीं है, केवल और केवल इसी को पढ़ा जाता है। इन दोनों को तो अभी नहीं पढ़ते हैं हम लोग। बताते हैं यादृच्छिक, स्थूल या गंभीर, क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत हम लोग 4 त्रुटियां पढ़ते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर मतलब क्रम से त्रुटियों को निकालना हमारा क्रमबद्ध त्रुटि कहलाता है। सिस्टमैटिक, सिस्टम, SYSTAM, ये हो गया सिस्टम। सिस्टम मीन समझ रहे हैं ना, सिस्टम के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। क्या क्या आता है सिस्टम में? अब जैसे कहा जाए कि सिस्टम से कि हमको प्रयोगशाला में सर्वप्रथम आपका पहला होता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक को ज्ञात करने का जो उद्देश्य रहता है। भौतिक विज्ञान में आपका जो पहला प्रैक्टिकल होगा तो पहले ही हम तुरंत आप लोगों को कहेंगे चलो भाई प्रयोगशाला में चलो और तुरंत स्टार्ट कर दो प्रयोग करना। ऐसा नहीं है, पहले सिस्टम से प्रयोग अगर हमको करवाना है तो हम 1 दिन पहले ही आपको उसके विषय में पूरी तरह से जानकारी दे देंगे और उसके बाद में आपको प्रयोगशाला लेके चला जाएगा या चलेंगे, तब हम उसको जिस तरह से समझाए रहेंगे उस तरह से आप लोग करेंगे। ये तो हुआ क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि में क्या क्या होती हैं ये जानेंगे। अच्छा, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि पढ़ना नहीं है लेकिन जान लेते हैं। यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक बड़ा अजीब, रैंडम एरर। यादृच्छिक हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में कहा नहीं जाता कि एक थैले में 3 लाल गेंदें, 5 नीली गेंदें और 4 हरी या पीली गेंदें या हरी गेंदें रखी हैं। यादृच्छया, एक गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो यादृच्छया का मतलब होता है कि उन जो 3 लाल गेंदें थीं, जैसे एक थैला है या एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो है ये 3 जो है वो लाल गेंदें थीं, 5 जो हैं वो नीली गेंदें थीं और 4 जो है वो येलो पीली गेंदें थीं। यादृच्छया एक गेंद निकालने की प्रायिकता। अब इसमें से एक गेंद निकाला गया तो यादृच्छया मतलब रैंडमली एक गेंद निकाला गया। अब वो एक गेंद लाल निकला कि नीला निकला कि पीला निकला नहीं पता था। तो यादृच्छया का मतलब होता है बिना अनुमान किए, बिना सोचे ये गेंद कौन सी गेंद निकली हमको भी नहीं पता है, वही यादृच्छया की बात होती है। तो अभी हम क्रमबद्ध त्रुटि के विषय में बात कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि मीन्स सिस्टम, एक सिस्टम से जो काम किया जाए और तब उसमें त्रुटि हम निकालें, वो होता है क्रमबद्ध त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत हम लोग 4 पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? 4 क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अभी हम इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको मिटा दे रहे हैं इसको।
अब क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं यंत्रगत त्रुटि। इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रगत त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत का मतलब है कि भाई देखिए, इंस्ट्रूमेंट, प्रयोगशाला में हमारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए, कहीं से कोई गड़बड़ ना हो इंस्ट्रूमेंट में। पता चला कि हमको वर्नियर कैलिपर्स लेना है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो दांता है, जो उसमें खांचे बने रहते हैं, वो मिटा हुआ है। पता चला कि जब से स्कूल खुला उससे पहले से ही कहीं से वो लेके चले आए हैं। स्केल है, पता चला स्केल की सारी जो सेंटीमीटर हैं वो मिट चुकी हैं, या स्केल कहीं ना कहीं से क्रैक हो चुका है, तो तब हमको प्रयोग करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो यंत्र में अनियमितता के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। अब पता चला गए स्केल लेके गए, स्केल पता चला ऐसा होना चाहिए और हो गया है ऐसे, एक तरफ तो ऐसे है, दूसरी तरफ ऐसे हो गया है, टूट गया है यहाँ से, या ऐसे हो गया, गोला हो गया, इसको डिज़ाइन बना दिया गया है बढ़िया सा। अब डिज़ाइन लेके क्या करेंगे हम लोग, पता चला कि 3 सेंटीमीटर वो खा चुका है पहले से, तो त्रुटियाँ तो संभव ही हैं, ऐसे में त्रुटि तो होनी ही होनी है। फिर पता चला वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर है वो खींचने पर खींच नहीं रहा, पता चला खींच दे रहे हैं तो पूरा चला जा रहा है बाहर, उसके पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, तो ये यंत्रगत त्रुटि है। यंत्र में अनियमितता के कारण जो त्रुटि होती है उसे यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है, पर्सनल एरर, इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। अब व्यक्तिगत त्रुटि के विषय में यह जानिए कि व्यक्ति के द्वारा या बच्चों के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा जो त्रुटियां अपने से उत्पन्न की जाए वो व्यक्तिगत त्रुटि। अब पता चला हम पढ़ा रहे हैं, समझा दिए आप लोगों को कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, बच्चों ऐसे ऐसे करना है चल के। अब आप गए तो, लेकिन बस केवल और केवल ध्यान कहीं और, शरीर यहीं पर है। वहाँ गए तो पता ही नहीं चल रहा है कि सर क्या बताए थे, सब उल्टा सीधा निकाल के चले आए, निकाल के दिखा दी कि सर ये देखिए हमने प्रैक्टिकल किया है। अब पता चला प्रैक्टिकल किए, हम लोगों को तो पता ही होता है, शिक्षक को पता होता है, टीचर को पता होता है कि क्या आना है, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। अब आपने रिज़ल्ट गड़बड़ लिख लिया, हम कहेंगे ये गलत है, फिर से जाओ करो। तो ऐसी स्थिति ना बने ना कि पता चला कि ध्यान तो हमारा बना हुआ है कि अरे आज तो सिविल लाइन कॉफ़ी हाउस में बैठने जाना है, यहाँ से जल्दी छुट्टी हो जाए, पता नहीं क्या बकबका रहे हैं, सुनते चलो, तब काम नहीं बनने वाला है इस तरह से। तो व्यक्तिगत त्रुटि ना हो। फिर उसके बाद में आता है प्रायोगिक त्रुटि। अब पता चला कि फिर आता है आपका प्रायोगिक त्रुटि। प्रैक्टिकल एरर। अब जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग में जो त्रुटि उत्पन्न हो जाए, जो भी प्रयोग दिया गया उस प्रयोग में आप नहीं मन लगा रहे हैं तो गलत तो होना ही होना है उसको। ठीक है, गलत हो जाएगा, अपना समझेंगे, फिर से करवाएंगे,
तो ऐसा न रहे, प्रयोग जो भी समझाया जाए उसको सही से करिए, ध्यानपूर्वक करिए, तो बिल्कुल आपका सही होगा। और एक होता है वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। जो चौथा हम लोग पढ़ेंगे वो होता है वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि। वातावरण परिवर्तन के कारण त्रुटि मीन्स द एरर ऑफ काज ऑफ एटमॉस्फेयर। अब वातावरण पता चला कि सर आज लैब ले जा रहे हैं और लैब में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या सामान रखा है वो 20 लोगों के लिए है और हमारे पास हैं 80 लोग। अब हम 80 लोगों का कैसे कराएंगे प्रैक्टिकल। और पता चला कमरा जो है हमारा प्रैक्टिकल का वो कैसा है कि ना तो कहीं से हवा आ जा रही है, पंखे चल नहीं रहे हैं, लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था है नहीं, और कह दिया गया प्रैक्टिकल करो। तो वहाँ वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो प्रैक्टिकल का नहीं बन पाता है। तो जो लैब का जो वातावरण एटमॉस्फेयर है वो नहीं बन पाएगा, तो प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन करते हैं हम लोग सब कुछ क्योंकि हमको इन सब का कारण पता है कि यंत्र में त्रुटि है इसलिए नहीं कर पाए, हमारे अंदर हमने नहीं ध्यान दिया इसलिए व्यक्तिगत त्रुटि थी, प्रयोग करते समय उस प्रयोग जो कराया गया उसमें नहीं ध्यान दिए, और एक तो जो लैब बनाया गया है ऐसी जगह की वातावरण ही नहीं हो पा रहा है उसका। अब यंत्रगत त्रुटि में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अब त्रुटियों की गणना कैसे करें। मान लीजिए इन सब का कारण हमको पता है कि इन सबको कारण पता है, इस कारण को हटा दिया जाए, तो ये पता करना है कि त्रुटि की गणना हमको कैसी करनी है। ये जानिए, त्रुटि की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एरर। वीडियो को रोक के आप लोग ये सब लिख लीजिएगा, त्रुटि क्या है, फिर त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, उन त्रुटियों में जो पहली त्रुटि है सिस्टमेटिक त्रुटि क्या है, सब जानते रहिए। त्रुटि की गणना आप पढ़ते हैं। त्रुटि की गणना, त्रुटि की गणना मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एरर। त्रुटि की गणना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। त्रुटि की गणना, इसमें त्रुटि की गणना हम लोग 4 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो होता है वो है निरपेक्ष त्रुटि। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि को हम हमेशा जानिए डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। डेल्टा ये त्रिभुज वाला डेल्टा। दूसरा होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। और तीसरा होता है आपका सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक। भिन्न जानते होंगे, जो अंश और हर में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि मीन्स रिलेटिव एरर।
रिलेटिव और फ्रैक्शनेबल एरर। और एक होता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, खूब पढ़े होंगे, प्रतिशत त्रुटि खूब देखे होंगे। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि मीन्स परसेंट एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या है ये जानेंगे। निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में जो एब्सोल्यूट एरर जो हम करें डेल्टा से, एक हम एग्जांपल लेके समझाते हैं कि मान लीजिए कोई भी क्षण है जिसकी लंबाई दी गई 4 सेंटीमीटर, कोई क्षण है जिसकी लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये इसका 4 सेंटीमीटर 4.0 लिखा जाए, 4 सेंटीमीटर, ये तो इसका वास्तविक मान दिया गया क्षण की, ठीक। और आपसे कहा गया कि उस क्षण की लंबाई, प्रयोगों द्वारा जब उस क्षण की लंबाई निकाली गई तो हम उसको L1 ले लेते हैं, y 4.5 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि उस क्षण की निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि को काहे से डिनोट करते हैं, डेल्टा से, तो लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को हम लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L बराबर, बड़े में से छोटे को घटाना है, बताए थे। ये L, ये क्या है, वास्तविक मान है, ये क्या है, प्रायोगिक मान था। और मैंने बताया था, या हमने अभी बताया है आपको कि त्रुटि क्या है, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तो ठीक है, प्रायोगिक मान है 4.5, या ऐसे लिखिए डेल्टा L इक्वल L1 माइनस L। तो डेल्टा L इक्वल L1 क्या है आपका प्रायोगिक मान 4.5 बड़ा है ये, और L क्या है 4 सेंटीमीटर 4.0। जब इसको घटा देंगे तो आएगा कितना, 0.5 सेंटीमीटर। तो कितने की त्रुटि हुई, निरपेक्ष त्रुटि कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। जब निरपेक्ष त्रुटि 0.5 सेंटीमीटर हो गया, अब इसी में कहा जाए माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है ये जानिए पहले। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है, एक से अधिक लोग रहते हैं, सबका अलग अलग वैल्यू कि पता चला वो 4.5 लाया, वो 4.3 लाया, वो 4.4 लाया, तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग वास्तविक मान से घटा के निकालते हैं। जैसे L1 के लिए निकालना हुआ तो वास्तविक मान में से L1 निकालेंगे तो डेल्टा L1, फिर L2 जो L2 निकला है डेल्टा L2, फिर L3 जो निकाला है डेल्टा L3। नहीं समझ में आ रहा है ना, चलो फिर समझाते हैं इसको सही से, ठीक है। इसको हम समझाते हैं आपको, निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ गया, ये हम अभी समझाते हैं आपको, क्लियर कर देते हैं। सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक, भिन्न क्या है, जो अंश और हर में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। तो अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि सापेक्षिक त्रुटि, तो आप लिखेंगे सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, वास्तविक त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या आया था, 0.5। निरपेक्ष त्रुटि को क्या कहते हैं, डेल्टा L। तो डेल्टा L अपान वास्तविक क्या है, L। तो डेल्टा L अपान L आपका क्या हो जाता है, सापेक्षिक त्रुटि हो जाता है। निरपेक्ष त्रुटि इस तरह से निकालेंगे, सापेक्षिक त्रुटि डेल्टा L अपान L। अब जरा हल करके देखते हैं, डेल्टा L क्या आया है 0.5 और L कितना है आपका 4। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/8, ये 1/8 आ गया सापेक्षिक त्रुटि इसका। फिर आगे अगर कहा जाए कि इसका प्रतिशत त्रुटि बताइए, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए प्रतिशत निकालना जानते हैं ना,
प्रतिशत त्रुटि। कहा जाए 2/5 को प्रतिशत में बदलो, गणित में पढ़े होंगे 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके आगे परसेंटेज लगा देते हैं। क्यों परसेंटेज? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, मीन्स 100 से गुणा किया गया है तो 100 से भाग भी तो हुआ है। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 दूनी 40% परसेंटेज। ऐसे प्रतिशत त्रुटि के लिए करना क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि के लिए डेल्टा L अपान जो L था, जो आपका निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान में 100 से हम क्या करेंगे, गुणा करके प्रतिशत लगा देते हैं। या मान रख दीजिए डेल्टा L अपान L की वैल्यू आई है 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाई 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 हम 100, 25/2%। ये आपका आता है प्रतिशत त्रुटि। क्लियर हो रहा है? नोट करते चलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहाँ तक, तो इसको नोट कर लीजिए या बटन को अपने मोबाइल से पुश कर दीजिए, इसको पॉज करके लिखिए या बंद करके या रोक के इसको लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। क्लियर हो रही बात को? जैसे कहा जाए किसी क्षण की लंबाई जो है वो L है, किसी क्षण की लंबाई L है, तो इसका निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि तुरंत लिख दो डेल्टा L। फिर इसका कहा जाए सापेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, तो फिर लिख दो डेल्टा L अपान L लिख दो। फिर कहा जाए इसका प्रतिशत त्रुटि लिखिए, तो यही डेल्टा L अपान L मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये आपका निकल जाता है त्रुटि इस तरह से। क्लियर है? फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि सर क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको। मज़ा आएगा जब ध्यान से पढ़ोगे तब। और भी अपने दोस्तों से कहिए, सबसे मित्रों से कि पढ़ें सही से, और वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसको ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइए, शेयर करिए। इतना तो कर ही सकते हो यार, क्यों कि हम गाना शुरू करें तब करोगे। एक आध दो गाना गा दे, डांस कर दें, तब मज़ा आएगा, नहीं तो कहाँ मज़ा आएगा। जैसे क्लास में डांस करवा लेते तो करेंगे डांस कर के करेंगे। पहले पढ़ो तो ऐसा करो कि पढ़ाई में डांस करो, ये नहीं कि जाओ डीजे में लेके शुरू कर दो डांस करना भोजपुरी लगा के। क्यों? चलो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी क्षण की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, लिखना अगर क्वेश्चन आपको है तो, कि किसी क्षण की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर। देखिए लिखते चलिए, 4.4 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिएगा सब लोग, 4.8 सेंटीमीटर तथा 4.8 सेंटीमीटर है। इतना एक क्षण की लंबाई दी गई, नापी गई क्षण की प्रयोगों द्वारा। एक क्षण की लंबाई मापी गई, एक बार 4.2 आया, किसी का 4.4 आया, किसी का 4.6 आया, किसी का 4.8 आया। तो इस प्रयोग से होने वाली माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो इस प्रयोग में होने वाली, ये भी लिख दें, चलो, इस प्रयोग में होने वाली
माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आ गया ना माध्य की बात, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर सापेक्षिक त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। इस तरह से एक आपके पास मान लीजिए न्यूमेरिकल मिला। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमको पहले चाहिए इस क्षण की लंबाई का वास्तविक मान। तो इस क्षण की लंबाई का वास्तविक मान के लिए सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। आँख कान जितने भी सब कुछ सुराख खोल लो अपना और समझो सही से, खूब कर लिए हो बदतमीजी। चलो देखो, 4.2 सेंटीमीटर, 4.4, 4.6, 4.8 हमने बताया था। वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? औसत मान से। औसत जानते होंगे, एवरेज। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, द सम ऑफ नंबर ऑफ एडेंडाज अपॉन नंबर ऑफ एडेंडाज। तो निकालते हैं, सबको जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या वास्तविक मान लिखते हैं, वास्तविक मान या वास्तविक लंबाई। चलो वास्तविक लंबाई, क्षण की वास्तविक लंबाई, किसकी? क्षण की। इसको हम यह लिख लेते हैं। जोड़ो 4.2 प्लस 4.4 प्लस 4.6 प्लस 4.8, यही है अपॉन 4। 1 2 3 4 है। अब जोड़ के बताओ जरा भैया क्या होगा? 8 6 14, 14 4 18, 2 20 के 0, हासिल गया 2, 4 4 8, 4 12, 4 16, 2 18 बटे 4, नहीं दिख रहा होगा, 18.4 बटे 4। अब इसको काट दो, क्या हो जाएगा ये? 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यही होगा 4.5। तो ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर इसका वास्तविक मान। वास्तविक लंबाई इसकी मिल गई हमको 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। हमने यही समझाने की कोशिश किया था कि अगर एक से अधिक प्रयोगों का कर रहे हैं, एक से अधिक लोग, और सबका अलग अलग मान आ रहा है, तब कैसे निकालेंगे? तो सबका अलग अलग निकालेंगे। तो प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालते हैं। तो प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमको, या व्हाट्सएप पर। प्रथम प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, इसको लिख लेते हैं डेल्टा L1। सपोज करिए ये क्या है आपका? L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। तो डेल्टा L1, तो डेल्टा L1 के लिए सबसे पहले देखो बड़ा कौन है? 4.5। तो क्या होता है? L माइनस L1। L माइनस L1 को जब हल करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 4.5 माइनस 4.2 बराबर 0.3 सेंटीमीटर, ये मिला। अब दूसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि यहाँ लिखेंगे। दूसरे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा L2। अब देखिए क्या है? 4.4 है, तो ये L माइनस L2, क्योंकि भी L2 L से छोटा ही जा रहा है। तब क्या हो जाएगा? इसे इट इम्प्लाइज दैट बोलते हैं। 4.5 माइनस 4.4
तो हो गया कितना 0.1 सेंटीमीटर। फिर तीसरे प्रयोग में जब करेंगे डेल्टा L3 क्या है 4.6 है, तो अब यहाँ पर पहले लिखेंगे L3 माइनस L, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो 4.6 माइनस 4.5 मिल गया भाई 0.1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में चौथे प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, डेल्टा L4 क्या 4.8 है, तो यहाँ लिखेंगे L4 माइनस L, बड़े में से छोटे, बार बार कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस 4.5 इक्वल 0.3 सेंटीमीटर। ये तो आपके सब मान आ गए। अब इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना था, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए वही औसत करेंगे। औसत मान सबका क्या आया है, यही आया है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए यहाँ लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जैसे औसत माध्य निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर सबको जोड़ दो, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 अपान 4, सबको रखो। अब 4 क्या है 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 अपान 4 इक्वल क्या हो जाएगा 3 3 6 2 8 0.8 3 1 4 1 5 3 8 0.8 बटे 4 4 दूना 8 काटो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 8 पंचे भाई 8 बटे 40 0.8 है, कैरी हटाएंगे हल कर लेंगे ना इसको। 0.8 बटे 4 है तो ये 8 बटे 40 हो गया, तो 1 बटे 5 या 0.2 1 बटे 5 लिखिए या 0.2 1 बटे 5 ही लिख दें, चलो 1 बटे 5 या 0.2 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका क्या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा L। माध्य निरपेक्ष त्रुटि इतनी आ गई। अब सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर मिटाएं, वीडियो रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं हम। अब हमको निकालना है क्या सापेक्ष त्रुटि। कैसे निकलेगा भैया सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि के लिए कहे थे हम कि क्या जो आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि वो अपान वास्तविक लंबाई, क्षण की वास्तविक लंबाई, तो क्षण की वास्तविक लंबाई 4.5 और निरपेक्ष त्रुटि अभी आई थी, कितना आया था 0.2, यही आया था, अपान 4.5 दशमलव समान अंक पे हैं, ये क्या हो गया 2/45, तो ये तो मिल गया 2/45 सेंटीमीटर। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं हम। प्रतिशत त्रुटि के लिए सीधा सा 2/45 में 100 का हम गुणा करके ब्रैकेट बना के परसेंटेज का चिन्ह बना देते हैं। अब हल कर दो इसको, 5 9 45, 5 20 हम 100, 20 दूनी 40/9%।
40/9%, ये आ गया प्रतिशत त्रुटि। यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है। क्लियर है इतना? अब हम आपको आगे बताएंगे त्रुटियों का संयोजन, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। पहले आप लोग इसको करिएगा और समझिएगा। समझने के बाद में जो नहीं समझ में आए उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और भी अपने इष्ट मित्रों को जोड़िए। तो फिर हम बहुत जल्द ही लाइव आपके पास लाइव स्टार्ट करेंगे और उसको और अच्छे से पढ़ा जाएगा। जैसे ये पढ़ रहे हैं, लाइव पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो बिल्कुल कमेंट करिए, हमको बताइए, तब हमको पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लिए सबको धन्यवाद।